बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कतर में मौजूद हैं, जहां उनकी अमीर कतर से मुलाकात हुई। दूसरी जानिब अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पहुंची, ताहम इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आज न हो सकी। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि सलाह अफजद खान से किए गए वादे अगर पूरे ना किए गए तो वजारतें रखना मुश्किल हो जाएंगी। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश आज कामयाब नहीं हो सकी। जी, मैं अब इस पे क्या तबसरा करूं। ये एक तमाशा तमाम दिल लगाया, और आप देखें कि किस कदर संजीदा मसाइल हैं इस वक्त। IMF के साथ माहिदा, फिर वही बात की दुआ है कि अगले हफ्ते वो उस पर दस्तखत हो जाए, क्योंकि अभी तक वो जो उसकी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन वो हम पूरी नहीं कर सके, और वो ये है कि जो हमारे ब्रादर ममालिक हैं उनकी तरफ से यकीन दहानी अभी तक IMF को नहीं हुई। तो वो एक कंडीशन रहती है अभी अपनी जगह जी। चाइना की तरफ से हमें कुछ मदद मिली है, लेकिन वो जो कंडीशन है वो अपनी जगह भी बाकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी हो जाए और उसके बाद IMF के साथ मुआहदा हो, और फिर उसके बाद ये आने वाले दिनों में महंगाई किस रुख पे जाती है। और आज फिर एक और इतला ये पहुंची कि मार्च में हीट वेव जो है वो उसके इम्कानात हैं। अच्छा, अब ये मैं अब इस पे क्या तबसरा करूं। आज जो कुछ हुआ है, यानी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो मतलब राना सनाउल्लाह साहब ने जब ये हो रहा था सारा सिलसिला, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जिस दिन हुकूमत फैसला करेगी उस दिन इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो किसी तकरीब में गालिबन मौजूद थे और बड़े खूबसूरत लग रहे थे वो, उन्होंने खास अंदाज में, जी हाँ, खास अंदाज में उन्होंने पगड़ी वगैरह बांधी हुई थी। किसी तकरीब में थे या कहीं पे, और वो जो हैं वो अब मतलब है कि वो उन्होंने इससे पहले जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला वाकया हुआ तो उन्होंने कहा कि जी वो जो है वो मैं तो गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन मुझे मना कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। ऑन रिकॉर्ड कहा इन्होंने। आज उन्होंने जनाब ये हुआ कि यहां से अचानक मतलब कहीं गिरफ्तारी होती है तो मतलब मुकम्मल बैंड बाजा बजता है ना पहले। मतलब इन्होंने पूरी कोशिश हुई कि दुनिया का कोई गोशा ऐसा रह ना जाए जहां पहले इतला ना पहुंच जाए कि इमरान खान को हम गिरफ्तार करने आ रहे हैं। एक टीम रवाना हो गई है, घुड़सवार दस्ता चल पड़ा है, ये है वो, एक हंगामा इन्होंने बपा किया, तमाशा इन्होंने लगाया। तमाशे में ये कि बस वो इतवार के दिन लोग अपना परेशान हुए पूरे मुल्क में, कहीं कोई फंस ना जाए, कोई ट्रैफिक जैम ना हो जाए, कोई मुजाहरे ना शुरू हो जाएगा। इनके अपने वजीरों को भी नहीं पता, वो सारे भी पूछ रहे हैं एक दूसरे से कोई कहीं बैठा है। यानी अगर आपको कोई मुल्क में कोई बड़ा आपको इस बात का अंदेशा हो कि कोई हालात ख़राब होने हैं या कोई, तो आप कम से कम इस्लामाबाद में, कम से कम आपको किसी कंट्रोल रूम में कहीं मुल्क में, मतलब अचानक यहाँ से कुछ लोग गए इस्लामाबाद पुलिस से और उन्होंने जाके वहाँ पे तमाम दुनिया को पहुँच गए हैं, पहुँचने वाले हैं, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच, ये पता नहीं जान के करते हैं, ये इनसे होता नहीं है। तो मरीम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने दरमियान में, यानी मैं अब मुझे नहीं पता कि ये क्या इनका, देखें एक तो वो हमारे जो हैं इसाक डार साहब, अब उन्हें कुछ कोई पूछ ही नहीं सकता कि आपने क्या किया ये मईशत के साथ, मुझे नाराज हो जाते हैं वो। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह साहब से आप पूछ ही नहीं सकते राना सनाउल्लाह साहब से कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो पंजाब के सदर हैं जी। मतलब राना सनाउल्लाह साहब, एक तो उनकी वफाकी वजारत दाखिला इंतहाई अहम वजारत है,
बिल्कुल ठीक है ना। बहुत सारी वजारतें होती हैं, जो दाखिला बड़ी अहम वजारत है। और फिर उसके बाद पंजाब में भी निगरान हुकूमत जो है वो जाहिर है कि वो भी मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड थी। ये भी यहाँ से इस्लामाबाद की पुलिस भी ऑन बोर्ड थी। ये पता नहीं कहाँ पे, कहीं होंगे किसी जगह पे बड़े खुशबाश थे मैं उसमें। अब वो जो है वो वहां पर कारकुन जमा हो गए, कारकुन जमा हुए और रहनुमा पहुंच गए, और वो जनाब पुलिस के लोग अंदर गए। और मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। एक खबर आ रही है कि वो इमरान खान साहब को उन्होंने नोटिस दे दिया, फिर इमरान खान साहब उनको मिले। यानी आप ज़रा तसव्वुर करें कि वो नोटिस देने आए थे, अभी तक नहीं क्लियर हुआ। वो गिरफ्तार करने आए थे, जी। इस्लामाबाद पुलिस कह रही गिरफ्तार करने आए थे, वो कह रहे हैं नोटिस देने आए थे। फिर पंजाब पुलिस अलर्ट हो गई, फिर खबरें यहां से चलवाई गई। अडयाला जेल में एक सेल तैयार हो गया है, उस सेल वही होगा जिसमें शाहिद खान अब्बासी को रखा गया था, उनको वहां से वहां लाया जाएगा। मतलब एक हंगामा। और यहां मैंने कहा ये खबरें चल कहां से रही हैं, पता चला कि वजारत दाखिला से चल रही हैं। अब ये देखें, इस तरह तो या तो उस दिन हमने डॉक्टर साहब से गुजारिश की थी कि डॉक्टर साहब आपसे अगर नहीं चलती वजारत खजाना तो आप एहसन इकबाल साहब, किस बेशुमार लोग हैं जो एक संजीदगी से वजारत खजाना को, इनके पास टीम है पूरी मुस्लिम लीग नून के पास, और इत्तेहादी हुकूमत के पास तो बहुत बड़ी टीम है। तो आप किसी को वजारत खजाना दें जो जवाब तो एक्सप्लेन तो करें ना कि अब हमारे मुज़ाकरात अगले हफ्ते हो जाएंगे इंशाल्लाह। कब कब हो जाएंगे? मतलब मार्च का जो है वो दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है, और ये कोई पता नहीं अक्टूबर से हम अटके हुए हैं, सूली पे टंगे हुए हैं। अच्छा, तो अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो उनसे तो बात करते हैं। वो राना सनाउल्लाह साहब आते हैं मीडिया में, खुली टुली बात भी करते हैं। वो मतलब वो इसाक डार की साहब की तरह गायब नहीं होते, लेकिन और संजीदा आदमी भी है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि वो आज जो कुछ हुआ है सारा दिन, मतलब ये क्या हुआ है? मतलब जान के किया है, गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे, मतलब। लेकिन उसके नतीजे में मैं बताऊं, उसके नतीजे में कमजोरी और पैनिक जाहिर होता है। आपकी कमजोरी और आपका पैनिक, और आपके अंदर बढ़ती हुई खलीजें। मैं ये इत्तेहादियों के साथ बात नहीं कर रहा, मैं इसमें ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत पे भी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपकी अंदरूनी जो, क्योंकि ये पंजाब की बात हो रही है। जी बिल्कुल सर। ठीक है, और नवाज शरीफ साहब के पास ये पंजाब ही है, और वहां पर इलेक्शन कैंपेन चल रही है। तो आज आप इस तरह से लें कि आज की जो इलेक्शन कैंपेन मुस्लिम लीग नून की थी, उसमें पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब, ये आज हुआ, ये आज उनकी तरफ से। अब ये इलेक्शन कैंपेन में क्या ये पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन थी या मुस्लिम लीग नून की थी या किसकी थी, खुदा जाने। क्योंकि इसके नतीजे में उन्होंने मुकम्मल तौर पे, मतलब इस हुकूमत ये कोई दिन ऐसा नहीं गुजारती जिसमें ये सुबह से शाम तक कोशिश ना करें कि कहीं इमरान खान थोड़ा सा उनका ग्राफ नीचे गया तो कहीं लाइमलाइट से कहीं हट जाए। नहीं, लाइमलाइट नहीं, 1% अगर नीचे गया है उनका ग्राफ मकबूलियत का, तो 80-90% ऊपर ना। सुबह से शाम तक पूरी कोशिश होती है। मतलब जेल भरो तहरीक थी, हम सब कह रहे थे क्या है भाई, ठीक है। लेकिन उसमें वो जिस तरह आए लोग, मतलब देखें ना वो शाह महमूद कुरैशी साहब, मतलब उनकी आप ऑप्टिक्स और तरीका देखें उनकी सियासत का, और आगे से आप इनको देखें ये कर क्या रहे हैं। ना इनसे बयानिया बन रहा है, ना इनसे हुकूमत संभल रही है, ना इनसे खजाना संभल रहा है, ना दाखिला संभल रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा, और केसेस बनते जा रहे हैं। अभी भी केसेस बन रहे हैं। ये हुकूमत से जब हटेंगे, ये परेशान दो बातों पे हैं। एक बात तो ये कि मतलब जैसे इमरान खान साहब का था ना कि मेरे अलावा कोई नहीं है, इनका भी ये कि हमारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट का फड्डा है। इमरान खान साहब के ज़हन में ये था कि मेरा, और चूंकि मैं ही हूं और ये जो है ये तो फारिग हो गए सारे, इनके ज़हन में ये है कि उनका फड्डा है। तो अब वो, मतलब तुम पैरों में गिर रहे हो, तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। अब बातें सुने ना, तुम इमरान खान, तुम इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आए हो। अच्छा, ये उड़न घटोले पे आए हैं जैसे सारे तुम उनके कंधों पे सवार होके आते हो, तुम ये करते हो,
तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। अरे अच्छा है, मतलब अजीब और गरीब किस्म की बातें। वो भाई आपने इमरान खान आज हुआ क्या है? आप तमाम दिन अब गौर करें। उस दिन चले गए आज वो खान साहब, वो आज चले गए हाई कोर्ट। इम्कानात थे कि हाई कोर्ट खुल जाए, वरना कल सुबह वो जाके वो हो गया, अल्लाह खैर चलो खत रख दिया उन्होंने। और ये अब ये इलेक्शंस ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे हों, अब तो बिल्कुल ही देखें, आपकी एक रिट होती है ना, एक हुकूमत की रिट है, वो 13 जमातें हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब मतलब वो फरा गोगी तोशा खाना, ओ भाई आप नैब नहीं चाहता था कि मतलब है कि पिछले 10 महीनों से वो वारंट ही निकलते जा रहे हैं, पकड़ा ही जा रहा है लोगों को, मतलब हो गया निकल गए वारंट, मतलब FIA लग गई पीछे, CIA लग गई पीछे, MI6 लग गई, पता है फरा गोगी तलाश हो रही है पूरी दुनिया। ओ भाई खुदा का वास्ता कुछ मतलब बिल्कुल समझ से बाहर है। पूरी पंजाब पुलिस, और जब पंजाब पुलिस उन्होंने हालात देखे, फिर खबर क्या आई वहां से पंजाब पुलिस की तरफ से कि पंजाब पुलिस सूरत हाल देख के पीछे हट गई, यानी अब क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। तो यानी इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ, यानी यहां पर जब ये यहां बड़े बड़े धरने हुए हैं, यहां बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं, बड़े बड़े यहां पे सियासी तसादुम हुए हैं, जिसमें पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो आपके अंडर हैं, आपके कोई बातें नहीं सुन रहा। अगर राना सनाउल्लाह साहब की बात कोई, जो हुकूमत जब चाहे उनको गिरफ्तार कर ले, तो इस बार हुकूमत ने नहीं गिरफ्तार किया, वो चले गए, उसके बाद बयान, उसके बाद दूसरा तीसरा, ये पोजीशन किसकी, फिर मैं उसी नुक्ते पे आता हूं, ये पोजीशन किसकी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। विद इन इतनी डिविजन्स हैं, ये ना मीडिया पे आती हैं, ना हम डिस्कस करते हैं, ना कोई बात होती है यहाँ पे। असल खबरें वो होती नहीं जो टीवी पे आए या मीडिया पे किसी भी अंदाज में आए। पूरी कोशिश हो रही है कि मरीम नवाज साहबा को ये ठुस कर दिया जाए, और प्रॉपर कोशिश हो रही है, और ये कोशिश मुस्लिम लीग नून के अंदर से हो रही है। मेरा ख्याल है मरीम नवाज साहबा को खुद भी इस बात का अंदाजा है। मरीम नवाज साहबा को ये गालिबन बता दिया गया था कि आज इनकी हर सूरत गिरफ्तारी होने जा रही है, और फिर शिफ्ट कर दिया जाएगा वहां से वहां, और फिर टिकट चलवाए गए टीवी पे और सारा, और आखिर में शाम तक इमरान खान मुकम्मल तौर पर कामयाब, उनके इतने लोग पहुंचे हुए थे वहां, लोग पहुंच गए जी। अच्छा, और और इनमें से कई लोग ऐसी कई इमरान खान साहब के साथ राब्ते में हैं, ये पता होना चाहिए। इमरान खान साहब से राब्ते में हैं मुस्लिम लीग नून के, ये वो क्या मतलब, अब क्या दोस्त अहबाब हैं, क्या बात की जाए, उनकी वज़रा राब्ते में, इनको पता होना चाहिए। ये खुद अगर हुकूमत में हैं तो पूछें आप। असल में तो प्रॉब्लम ये है ना कि वो नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, और मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो जो मीटिंग्स हैं, जो अलग से एक पूरा सिलसिला है, उसके अंदर वो मुख्तलिफ हवालों से वो होते भी हैं, साथ नहीं भी होते, बैठ भी जाते हैं मरीम नवाज साहिबा के साथ, लेकिन वो दिल से कबूल भी नहीं किया हुआ। फिर वो उनसे वो कहती हैं, लेकिन वो बस वो अजीब सा है मामला। तो हमारा शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं कहीं कतर में, और वो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है, अहम है उनकी मीटिंग। लेकिन अमीर कतर से इन मुलाकातों का फायदा नहीं है ना। अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजिक लेवल पे या इकोनॉमिक लेवल पे या किसी और हवाले से कोई आपका कोई मसला हल नहीं हो रहा, तो ये मुलाकातों का फायदा नहीं है ना। दौरे मुलाकातें पूरी दुनिया घूम के आ जाएं, तो ये तो इसका इनको फायदा नहीं है अगर वहां से कोई बात नहीं बन रही। और सर, आज बिलावल साहब ने खबरदार किया है हुकूमत को कि वजारतें छोड़ी जा सकती हैं। वो एक है ख्याल, अंदर एक ख्याल मौजूद है, मैंने बहुत पहले बात की थी, वो फिर आ भी गई बात सामने कि पीपल्स पार्टी के अंदर ये ख्याल पैदा हो रहा है, और ये मौलाना साहब के अंदर भी शायद हो रहा है कि अब ये देखें, अब ये तो बहुत ही अजीब सी बात है ना कि वो ये जो कुछ हो रहा है दाखिला के हवाले से, ये वजारत दाखिला, खजाना, तो इसको पार्टियां इसका बोझ नहीं लेंगी अपनी, नहीं, इसकी ओनरशिप बिल्कुल नहीं लेंगी। और ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, और आने वाले दिनों में जो जरदारी साहब ने बात की थी, वो बातें की थी कि आप जरा देख लें इलेक्शंस के हवाले से कि कंटेम्प्ट ना लग जाए। बड़े सोच समझ की बात की थी जरदारी साहब की उस बात के अंदर कि आप पे कंटेम्प्ट ना लग जाए। सरप्राइजेज हैं गवर्नमेंट के लिए, अच्छा सरप्राइजेज हैं, अदरिया के लिए भी हैं, इनके लिए भी हैं, सबके लिए सरप्राइजेज हैं। इमरान खान साहब के लिए भी सरप्राइज, सबके सिस्टम है ना पूरा, सबके लिए झटके, सबके लिए, हाँ सबके लिए सरप्राइजेज हैं।
लेकिन ये आज वाला वाकया जो है ना, बहरहाल ये इस पे राना सनाउल्लाह साहब को बात करनी चाहिए कि क्या हुआ है, क्योंकि हिजान बपा रहा है सारा दिन। और फिर उसमें और फिर ये भी बात करें ना कि इनके कौन से लोग हैं, हम बता देंगे कौन से लोग इमरान खान से राब्ते में हैं, या कौन से लोग मरीम साहबा को नहीं मान रहे। मतलब है कि अब क्या बात की जाए। बहरहाल ये सिस्टम नहीं चल रहा, सेटअप पूरा मुल्क का सत्यानाश हुआ है, और ये देखते हैं तमाशा कितने दिन तक जारी रहता है। इरेलीवेंट सा हो गए सारे लोग, इरेलीवेंट हो गए। ये रियासती अमूर से इरेलीवेंट है, मईशत से, खारजा पॉलिसी से, सिक्योरिटी से कोई रेलिवेंस है इस पूरे सिस्टम की? सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं, कोई हाल मस्त कोई माल मस्त। अच्छा जी, अब उसके बाद उसको पकड़ लेंगे तो उसको वारंट जारी होगा। भाई वारंट जारी करते रहना, पकड़ के दिखाओ पहले। वो डॉन फिल्म याद आ रही थी आज जी। पकड़ना मुश्किल ही नहीं, कारकर्दगी देख के कुछ फिल्में याद आ जाती, डायलॉग याद आ जाते हैं। मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है इमरान खान को पकड़ना। अच्छा बहरहाल ये एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि इस हफ्ते फैसला हो जाएगा कि इलेक्शंस की तरफ किस तरह जा रहे हैं, नहीं जा रहे। ये उबाम जो है, अदालतें क्या फैसला करती हैं, क्या इलेक्शन कमीशन अदालत के पास जाता है, क्या इलेक्शंस 1 तारीख को, अभी तो ये भी नहीं पता ना कि पंजाब और केपी के इलेक्शंस क्या 1 तारीख को हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उन्होंने गवर्नर रुजू करेंगे, फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत के बाद ये ऑप्शन है जो सोचा जा रहा है संजीदगी से। इसमें जरदारी सब जरा संभल के, जरदारी सब संभल के चल रहे हैं, क्योंकि वो इससे डर रहे हैं कि कंटेम्प्ट लगे तो पूरी हुकूमत ही को उसमें। लेकिन यह है कि वो शायद, क्योंकि इस सूरत हाल में ये जो अदलिया की डिवीजन है, जो मैंने कल भी बात की थी, ये नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जा रही है। इमरान खान अब छोड़ देना, इमरान खान तो यहाँ बैठे हैं, वो 2 जज नहीं, वो तो बैठ जाएंगे, वो तो बैठ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के वो जो मामला जो थे कि जिसमें उनके मुकदमे और वो सारा जो था, जिसको मरीम नवाज बार बार कहती है ना कि तराजू को बराबर करो, तराजू कैसे बराबर हो? वो अगर उधर वो बेंच बन जाएगा तो वो खड़े हो जाएंगे, वो बेंच बन जाएगा वो खड़े हो जाएंगे। अजीब हो गया ना मामला। भाई एक बेंच बनता है तो वो कहते हैं कि नहीं, आज उन्होंने कहा कि हम 4-3, वो पता नहीं 8-4, वो क्या क्या है खुदा जाने, वो तो वो खड़े हो जाएंगे, तो उधर से वो खड़े हो जाएंगे। तो ये तो कोई हल थोड़ी मसले का। तो इसको तो अदालतों को भी चाहिए कि वो इस मसले को खत्म करें, मीडिया के खत्म करेंगे। अच्छा, फाइज ईसा साहब ने अपने असासे डाल दिए हैं वेब के ऊपर, अपने सारे असासे पब्लिक कर दिए हैं। हाँ, फाइज ईसा साहब बड़ी एक, मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब ने क्यों उनके पीछे ये सारा मामला, वो बाद में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे नहीं था, फैसला नहीं था, वो जाहिर उनका नहीं था फैसला, लेकिन बहरहाल फैसला तो उनका नहीं था, तो उनके कलम से हुआ है, सदारती रेफरेंस किया है आरिफ अलवी साहब। ये तो उसमें अब तो वो तो ऐसा एक खान साहब को बहुत वाजे उस पर आना चाहिए, बल्कि कोई इनकी तरफ से जाके पीटीआई की तरफ से मातरत करे अपने ऊपर रख के। इमरान खान का क्या ताल्लुक था उनसे, क्या दुश्मनी थी? नहीं, वो तो वैसा कुछ। बहरहाल अच्छा, अब इसमें जो है वो दूसरे जो एक मामला है, वो मामला के फिर पाकिस्तान आसपास के वाकयात पाकिस्तान को आवाजें दे रहे हैं। खासतौर पर ये जो कतर का दौरा हुआ है, हो रहा है इस वक्त, हम ब्रेक के बाद भी इसे बात करते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान में जो बहुत कुछ हो रहा है ना इस वक्त, बहुत कुछ हो रहा है। बार बार ये बात की जाती है ना कि बाहर की इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल, बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं, बाहर कैसे देखा जा रहा है। बाहर उनका ख्याल है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट शायद कोई एक, जो है ना, लोगों का ख्याल है कि इंटरनेशनल कोई डब्बा है जिसमें उसका नाम इंटरनेशनल है, उसके अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट रखी हुई है, तो डब्बे को चलाते हैं, फिर आते हैं, तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है बाहर। मतलब है कि वो डॉक्टर साहब ले लेते हैं, कंटिन्यू करेंगे यहीं से वापस। इराकी साजिश, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इस तरह के जो अल्फाज है ना, ये इतने ज्यादा पिट चुके हैं कि वो और ये बिकते भी चुके ज्यादा हैं पब्लिक में। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। गैर मुल्की हाथ और सियासी जमात इन अल्फाज का ज्यादा इस्तेमाल करती है। नहीं, ये अजीब से, ये जो है ना, ये जैसे आज था ना कि आईनी हाथों से निपटेंगे, आईनी हाथों से निपटेंगे। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। दहशतगर्दों का सर तोड़ देंगे, कमर फोड़ देंगे, पता नहीं क्या करेंगे जी। ठीक है डॉक्टर साहब। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब के दौरे कतर के हवाले से बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। देखिए, वो कतर में है, ये असल में जो पूरा रीजन है ना, एक बार फिर इसमें
कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मिसाल के तौर पे जो अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जनरल मार्क मिली, वो जब से वो इस ओहदे पे आए हैं, वो अचानक उन्होंने शाम का दौरा किया है, सीरिया। सही, ठीक। अच्छा, अमेरिका जो है वो यहां से विड्रॉ कर रहा था, मिडिल ईस्ट से जा रहा था। ये पाकिस्तान के लिए ये पूरा खित्ता, हर जगह पाकिस्तान है, मौजूद है, मतलब ज्योग्राफी, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमी। अच्छा, अब जनरल मिली जो हैं उनका दौरा हुआ सीरिया में जी। और सीरिया में वो उनका दौरा हुआ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, शुमाल मशरिक। अच्छा, शुमाल मशरिक में उनका दौरा हुआ उस जगह पे जहां पर कोई 900,000 अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं अभी भी। अब सवाल ये कि सीरिया में अमेरिकन ट्रूप्स क्या कर रहे हैं? ये सीरिया में अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस वो वहां पर उनके साथ अमेरिकन ट्रूप्स उनकी हेल्प कर रहे हैं। सही, ठीक। तो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कौन सी हैं? ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस वो हैं जिनमें अक्सरियत कुर्दों की है, ठीक। और ये वो फोर्सेस हैं जिनमें जो पहले जब 2011 में ये बशारुल असद के खिलाफ जब स्टार्ट हुई थी, मुजाहिरे, मूवमेंट शुरू हुई थी, तो उस वक्त तो एक जनरल रायत थे ना जो सीरियन आर्मी, जिन्होंने सीरियन फ्री आर्मी बना ली थी तोड़ के, और 5-6 जनरल्स थे। वो बाद में ये हुआ कि जब रशिया आ गया 2015 में सीरिया में, तो वो सब अजीब सा मंजर बन गया वहां पे। तो बशारुल असद, लेकिन ये हुआ कि दाइश भी आ गई, दाइश वहां पर बहुत स्ट्रांग होती गई, और वे दाइश के अगेंस्ट जो सबसे पहले लड़े लोग, तो वो कुर्द थे। ठीक है। अच्छा, कुर्द लड़े दाइश के अगेंस्ट, साथ ही फिर ये हुआ कि वो फ्री सीरियन आर्मी भी मिल गई उनके साथ, फिर उनके साथ वो आखिर में जाते तो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स बन गई अब। लेकिन ये वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है जो बशारुल असद जिनको नहीं मानते। सीरिया की आर्मी अलग है, ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस अलग है, और ये वो फोर्सेस हैं जो कि जिनको टर्की कहता है कि ये पीकेके के साथ हैं। यानी ये वो कुर्द हैं जिनका हम जब इस्तांबुल में हालिया दिनों में दहशतगर्दी का वाक़या भी पेश आया था, तो हमने बात की थी कि वो यहां पे कुर्द जो हैं उनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन का सोच रहे हैं, ये ज़लज़ले से कुछ हफ्ते पहले। ठीक। अब वहां पे जनरल मिली का जाना इस वक्त इस बात को बताना है वहां पे कि हम अभी तक सीरिया में हैं और हम यहां से नहीं जा रहे, क्योंकि वहां पे बड़ा डिप्रेशन इसलिए था कि वहां पे कॉन्टिन्यूसली, अच्छा ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, अगर हम सीरिया का नक्शा देखें ना, तो ये सीरिया बड़ा एक इंटरेस्टिंग, यानी अगर आप इसमें सीरिया का नक्शा देखें तो उसमें जो एक पूरा हमें नजर आ रहा है ना, जो टर्की के बॉर्डर के साथ का इलाका है, वो टर्की के बॉर्डर के जो साथ का इलाका है, ये तमाम येलो, यानी ये येलो जो है, येलो ये है जो कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पास है। सही। अच्छा, इस पिक्चर में ये, और जो ऑरेंज है इस पिक्चर में जी, ये ऑरेंज वो इलाका है जहां पे बशारुल असद हैं, और बाकी जो ग्रीन कलर है, ठीक है ना, या बीच में कहीं आपको थोड़ा सा वो ब्लू नजर आ रहा है, या इस पिक्चर में ब्लैक नजर आ रहा है, यहां पे कहीं दाइश वाइश घूम रही है, लेकिन रेड बशारुल असद का है, ग्रीन ये जो ऑरेंज है ये कुर्द हैं, और ये जो छोटा सा ब्लू नजर आ रहा है गोलान हाइट्स हैं, इसराइल भी है जी, सीरिया के काफी टूटे हुए हैं इस वक्त, ठीक है ना, ये गोलान हाइट्स के ऊपर बैठा हुआ है इसराइल जी, गोलान हाइट्स ले गया वो। अच्छा, उसके बाद जो है वो सीरियन गवर्नमेंट दरमियान में ऑरेंज है पूरी, और बाकी रेबल फोर्सेस वगैरह कुछ ये नीचे आपको लाइट ग्रीन नजर आ रहा है, लेकिन बहुत इलाके में आप देखें तो कुर्द हैं, ये कुर्दों के पास है बहुत बड़ा जो इलाका, खासतौर पे जो टर्की का बॉर्डर है, ये देख रहे हैं ना आप। तो ये येलो जो है ये कुर्द, यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, और ये जो इनके खिलाफ कार्रवाई करने का फिर सोचते हैं तैयब एर्दोगन। लेकिन आप देखें बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है,
और यहां पर फिर इसलिए तलखी पैदा होती है तुर्की और रशिया के दरमियान, क्योंकि ये जो ऑरेंज इलाका है ये चूंकि बशारुल असद का इलाका है, इसलिए इनको सपोर्ट करता है रशिया। अब ये येलो इलाके में आए हैं अमेरिकन चेयरमैन ज्वाइंट, यानी उन्होंने, अब इसके ऊपर टर्की का रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया, क्योंकि टर्की पहले भी कहता रहा है कि जी आप यहां पे कुर्दों को सपोर्ट करते हैं। वो इनको सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को समझते हैं कि ये पीकेके का एक हिस्सा है। अच्छा, अब इसमें एक तो बात ये हो गई। दूसरी ये इंटरेस्टिंग बात है, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो ऑस्टिन लॉयड है वो भी मिडिल ईस्ट में है और चेयरमैन ज्वाइंट भी मिडिल ईस्ट में है, और वो जॉर्डन का भी दौरा ये करेंगे, इजिप्ट, जॉर्डन, इसराइल, इजिप्ट, ठीक है, सीरिया, ये उस साइड पे, ये यानी ये दोहा या अबू धाबी या सऊदी, इस तरफ नहीं, ये वो जो पट्टी एक अलग इलाके काफी टेंस हैं, तो उन इलाकों में ऑस्टिन लॉयड तो देखें ना, अभी ये मार्क मिली अभी मौजूद थे जर्मनी में जहां पे एक्सरसाइजेज हो रही थी, यूक्रेन की जर्मन बेसिस जो है वहां पे मौजूद थे। अभी मिडिल ईस्ट में है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर लेकिन उन इलाकों में जहां पे अभी भी प्रॉपर लड़ाइयां या कॉन्फ्लिक्ट जारी हैं। और सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो सीरिया का एक दफा खुल जाए, लेकिन सीरिया में एक और वाकया हुआ है। वाकया ये हुआ है कि बशारुल असद इस दौरान, बशारुल असद की दोस्ती हो गई है सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ। पिछले हफ्ते अगर मैं फाइनेंशियल टाइम्स को कोट करूं तो फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि इजिप्शियन ऑफिशियल्स मीट्स बशारुल असद एज अरब नेशंस री एंगेज विद सीरिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 3-4 दिन पुराना फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल। यानी बशारुल असद की वापसी हो गई। बशारुल असद को तो अरब लीग से भी निकाल दिया था। रियर विजिट बाय कायरोस फॉरेन मिनिस्टर, कायरो, यूएई, जॉर्डन, ये अच्छा सबसे ज्यादा जो लीड कर रहे हैं ना इस वक्त के बशारुल असद वापस आए अरब लीग में, और ऑलमोस्ट आ गए हैं। और वो वापस ये पहले तो देखिए ना सऊदी अरेबिया और कतर का हो गया था मामला, ये सारी अरब स्प्रिंग के अंडे बच्चे थे, जो एक केओस था, अनार्की थी। लेकिन ये हुआ कि टर्की सऊदी अरेबिया की कुर्बत हो गई। अच्छा, इसमें कतर सऊदी अरेबिया यूएई की दोस्ती हो गई। इसमें जो है बशारुल असद को वापस अरब लीग के अंदर कोशिश हो रही है, सऊदी अरब उसको लीड कर रहा है। और तो अब इश्यू ये है सारा कि अब देखना इसमें यह है कि बशारुल असद जो हैं वो जॉर्डन, इजिप्ट, यूएई, ये सारे बशारुल असद के साथ आ गए हैं। लेकिन वो जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जिनके टर्की भी पीछे लगा हुआ है, और अब कोई अरब वर्ल्ड उनको सपोर्ट भी नहीं करती, क्योंकि वो बशारुल असद की टेरिटरी में घुसे हुए हैं। तो अच्छा, वो वहां पे ऐसे ही है, मतलब अब तो दाइश इतनी नहीं है, अब तो बशारुल असद जाके वहां पर प्रॉपर ऐसी तैसी करके फिर दाइश वाइश को तो उड़ा देगा। लेकिन असल मसला कुर्द वहां पर, बशारुल असद कुर्द, वो कुर्द देखे ना वहां पर इतने बड़े इलाके में जो कुर्द हैं, कुर्दों को कई दफा बिट्रे किया गया है माजी में कि हम आजाद आपके लिए कुर्दिस्तान बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो भी लड़ते गए, लड़ते आखिर में वो कई दफा। तो एक दफा फिर इस बात की चांसेस हैं कि जनाब अमेरिका उनको वहां से निकल जाए तो हम आपको कुर्दिस्तान देंगे बना के, हम आपको कुर्दिस्तान देंगे। कौन सा कुर्दिस्तान भाई, कोई कुर्दिस्तान नहीं बनने जा रहा। तो वो कुर्दिस्तान के चक्कर में कुर्द लड़ते रहे। अब वो कुर्दों को ये है कि ये अगर विड्रॉ कर गए तो फिर उधर से टर्की आएगा, इधर से बशारुल असद आएगा, और हम बीच में खत्म। तो एक मामला ये बहुत अजब सा है कि ये सीरिया का फ्यूचर क्या होगा और वहां पे कुर्दों का फ्यूचर क्या होगा। दूसरा जो मामला है वो ये है, और बीच में अरब वर्ल्ड क्या करेगी रोल। अरब वर्ल्ड भी कुर्दों के तरफ अब जो मर्जी कर लें, एक नेशनलिज्म है। मैंने आपसे कहा एक दफा, आपको मैं बहुत दफा, क्योंकि आप कई चीज़ों विजिट करते हैं ना, तो आपको अचानक अंदाजा होता है कि ये, मैं जब डेमास्कस गया ना, मैं कई दफा बता चुका हूं, तो बिल्कुल वहां पे जो जामे मस्जिद है दमिश्क की, उसके बिल्कुल सामने बिल्कुल एक आप समझें कि एक मज़ार था जिसके बाहर वो सिक्योरिटी एहलकार खड़े हुए और उधर झाड़ियां उगी हुई और कोई तस्वीर किसी को उतारने नहीं दे रहे। तो मैंने कहा यार ये, मैं तो वो जो टैक्सी में गया था तो मैंने कहा यार ये तो, मैं तो समझ रहा था कि बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे। तो खैर गया है, वो पर मॉनिटर कर रहे हैं, आपको चारों तरफ से देख रहे हैं सिक्योरिटी में। बहुत गया, जाके फातिहा पढ़ी, तो मैंने कहा यार ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, किसी पूछा, उन्होंने कहा ये बंदा कुर्द है, आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो बंदा कौन था? सलाउद्दीन अय्यूबी, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कुर्द। सलाउद्दीन मुझे, मैं कहा रही, तो कहते सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, मतलब यहाँ पर कोई अरब वर्ल्ड में कोई हीरो के तौर पर उनका नहीं नाम आता, वो कोई बस कुर्द। अब इशू ये है कि ये नेशनलिज्म एग्जिस्ट करता है, मैं अच्छा लगे या बुरा लगे। अब इसी में
इसी किस्से में अब एक दूसरा साथ ऐड हो रहा है, यानी मैंने आपसे कहा ना कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, टर्की का रिस्पॉन्स। टर्की को इस वक्त किसी सूरत जी दुनिया, सारी दुनिया टर्की को नाराज नहीं कर सकती। टर्की में एक तो ये जो आफत आई है, जलजला, जी, कुदरती इलेक्शन वहां पे हो रहा है इसके बावजूद 14 तारीख को। फिर उसके बाद जो है वो टर्की के हाथ में है कि फिनलैंड और स्वीडन ने आना है नेटो में या नहीं आना, क्योंकि हंगरी और टर्की दोनों कह चुके हैं कि इन्होंने नहीं आना। और टर्की जो है एक दरमियान, अच्छा ये पूरी जो गंदम की डील हो रही है और गंदम दुनिया को सप्लाई हो रही है, इसमें टर्की का एक कलीदी किरदार है। कई रोल्स टर्की के ऐसे हैं, और टर्की का एक और रोल भी है जी, जो आप वक्फा शायद दे रहे हैं, तो मैं ब्रेक ले लेते हैं। वो एक और आज खौफनाक किस्म की एक खबर रिलीज हुई है जिसके नतीजे में, और वो खबर आई है इसराइल से। सर इस पर बात कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे नाजरीन, बात करेंगे यहीं से आगे। एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते के मामलात पर बात करते हुए आपने इजराइल के हवाले से बात की, कोई नई डेवलपमेंट हुई है? अच्छा, मैं जरा एक दफा तुर्की के बारे में आपको बताऊं। तुर्की जो है वो जाहिर है कि जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान का फड्डा है बीच में, तारीखी पुरानी लड़ाई, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तुर्की के साथ आज़रबाईजान का बॉर्डर होगा और आज़रबाईजान के बाद फिर आर्मीनिया होगा, क्योंकि तुर्की आज़रबाईजान के साथ है। लेकिन ऐसा नहीं है। तुर्की जो है उसका बॉर्डर आज़रबाईजान से छोटा सा, अगर आप नक्शा देखें ना, तो छोटा 17 किलोमीटर का छोटा सा इलाका है, नेचीवन का इलाका है। और वो नेचीवन एक तरह से इनक्लेव है, यानी वो चारों तरफ से वो घिरा हुआ है आर्मीनिया से। उसके साथ छोटा सा, अगर इसको मैप को बड़ा करें ना, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं टर्की और आज़रबाईजान का फड्डा। ये जो नीचे आपको देखिए ना इस नक्शे में, जो येलो है ना, ये आज़रबाईजान है, ठीक है। तो टर्की आपको आर्मीनिया से नजर आ रहा है, वो छोटा सा इनक्लेव देख रहे हैं, येलो जो नीचे है, जो आर्मीनिया के नीचे इनक्लेव है, ये जो है ये नेक्टिवन, ये इनक्लेव है, और ये चारों तरफ से आर्मीनिया से घिरा हुआ है, और एक तरफ जाहिर है ईरान है, एक तरफ टर्की है, तो ये आर्मीनिया ये है। अच्छा, तो आज़रबाईजान और टर्की दोस्त हैं, लेकिन दरमियान में आर्मीनिया है। ये बात करनी। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आज हार्ट्स ने बड़ी, जो एक बड़ा उनका रोजनामा है, अखबार है इसराइल का, और उन्होंने बड़ी आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी, जो कि 9th हमारी जो स्लाइड है वो ये है। एक तो वहाँ फटे चल रहे हैं ना, उनके पायलट्स रिजाइन कर गए, वो काम करने से इनकार कर दिया है, वो जो नेतन्याहू की राइट विंग गवर्नमेंट आई है, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कू हो गया है वहाँ पे, और उसके ऊपर वो फटे चल रहे हैं सारे। और ये जो है ये, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। ये कहते हैं कि 92 फ्लाइट्स फ्रॉम इजरायली बेस रिवील आर्म्स एक्सपोज टू आज़रबाईजान। अच्छा, ये वो कहते हैं ना अजीब किस्म के अलायंसेज है दुनिया में, यानी जो इसराइल है, इसराइल और टर्की के तो हैं ना ताल्लुकात, वो तो हमें पता है, लेकिन जो आज़रबाईजान है उसको सपोर्ट करता है इसराइल। और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसराइली ड्रोन्स अगर ना होते, इसराइली टेक्नोलॉजी वहां पर ना, बहुत कमाल टेक्नोलॉजी, और टर्की की अपनी टेक्नोलॉजी, कमाल की टेक्नोलॉजी है टर्की की, उसमें आप एक कॉकटेल बना दें इसराइली टेक्नोलॉजी का भी, तो वो आज़रबाईजान के पास। और आज़रबाईजान, वो कहते, ये इन्होंने बताया, उन्होंने कहा इस साल जो है सबसे ज्यादा, इस रिपोर्ट में ये इन्होंने मैप देके और फिर पूरा शो किया कि जी वो सबसे ज्यादा जो है वो इस साल वहां पर असला वगैरह सारा गया। और ये वो वजह है जिसकी वजह से ईरान कहता है, अब नक्शे पे चले जाएं दोबारा, ईरान कहता है कि हमारे शुमाल में, या हमारा जो इलाका आज़रबाईजान से मिलता है, वहां पे मोसाद काम कर रही है। और वो अक्सर आज़रबाईजान ईरान का फड्डा होता रहता है ना इसी बात पे कि वो, तो इसको उनके अखबार ने आज दोबारा खबर छाप दी, इतनी बड़ी। अच्छा, एक इनकी एम्बेसी का भी हो गया था, बरादर मुल्क हैं दोनों, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये एक अजब सा यहां पे एक सूरत हाल ऐसी है कि उसमें आज़रबाईजान जो है वो अमेरिकन एलाई है। अच्छा, कभी इसराइल की वजह से वो अमेरिकन एलाई है, लेकिन आर्मीनिया जब आज़रबाईजान को ऊपर नीचे करना होता है तो अमेरिका आर्मीनिया के पास चला जाता है। इसीलिए यूरोप के अंदर जो है वो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के डायलॉग्स भी होते हैं, और दोनों एक दूसरे की बात भी सुनते हैं। ठीक,
तो जहां टर्की इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है, रशिया इन्वॉल्व है, इसराइल इन्वॉल्व है, खित्ते के और मिलो आजरबाईजान, आर्मीनिया फड्डे में इसराइल भी इन्वॉल्व है। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉक्स हैं जब आप रियल पॉलिटिक्स पे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।